हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एक न्यू सेट लेके आए हुए हैं। देखिए बिहार डीएलएड का अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। 8 तारीख को एग्जाम हो चुका है, 9 तारीख को हो चुका है, 10 तारीख 11 तारीख हो चुका है, ठीक है। और आज 12 तारीख एग्जाम चल रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए जिसका भी अब 13 तारीख या 14 तारीख या 15 या 16 किसी भी दिन एग्जाम है ना, इन प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। देखिए जिस पैटर्न का एग्जाम में प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, जो ट्रेंड है, ठीक है। देखिए अभी जो है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में बदलाव किया जा रहा है। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, इसे पूरा कंप्लीट करके जाइएगा पेपर देने के लिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है, तो इसे पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बात समझे आप सभी। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है, किस प्रकार से? पहला ऑप्शन है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर, दूसरा है संविधान संशोधन से, तीसरा है कानूनी कार्रवाई से, चौथा है महाभियोग के द्वारा। तो आपसे बता सकते हैं कैसे हम हटा सकते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत। तो देखिए अनुच्छेद 61 कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो इस पर महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक है। जब महाभियोग लगाया जाएगा तो कम से कम कितने सदस्य का बहुमत चाहिए? 2/3 सदस्य का बहुमत चाहिए। अगर इतने सदस्य बहुमत कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा और उसके बाद पद से हटाया जाएगा इसे। बात समझे। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो उम्र इसका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। याद रखिएगा, देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति ही। ध्यान देंगे आप सभी। प्लस में राष्ट्रपति के पास एक वीटो का अधिकार होता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये अध्यादेश वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा आप सभी। एक राष्ट्रपति के पास अधिकार है आपातकालीन अधिकार, पता है, आपातकालीन शक्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 352 के तहत आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक है अनुच्छेद 356, इसके तहत कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, इसको याद रखिएगा आप सभी। और एक है अनुच्छेद 360, इसके तहत एक आपका वित्तीय आपातकाल लगता है, जो अभी तक कहीं नहीं लगा है। ये दोनों तो लग चुका है पर ये अभी तक नहीं लगा है। इतना याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में, जो आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य के बारे में जो बताया गया है वो आपका नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। आपको पता है कि संविधान का भाग जो है भाग 4, इसमें नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 36 से लेके 51 तक हो जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व है। और इसी में आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 में जो है वो आपका पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया था। बात समझे। देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं वह आपका न्यायालय में बाध्य नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी चीज होता है वो आपका न्यायालय में बाध्य होता है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग कितने में है? तो याद रखिएगा ये भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके आपका 35 तक मौलिक अधिकार है, यूएसए देश से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इतना सा चीजें आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है? तो देखिए भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की यहाँ पर बात किया गया है। तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा? तारापुर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। देखिए नरोरा जो है ये आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। केंगा कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी। और रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। इतना सा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। यहां से एक बार पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना भी याद रखिएगा आप सभी। 1969 में स्थापित किया गया था। यह फैक्ट को याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। बात समझे। अब देखिए यहां से 1-2 पॉइंट हो सकता है कि पूछा जाए। एक अगर पूछा जाए कि बताइए कलपक्कम वाला जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पे है, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ पे है?
तमिलनाडु में है। इसको आप याद रख सकते हैं, बस इतना आप याद रख लीजिए, इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना हम आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किसके आसपास पाई जाती है? तो देखिए अगर कोशिका झिल्ली की बात किया जाए तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के आसपास पाई जाती है, शैवाल कोशिकाएं के आसपास पाई जाती है, पादप कोशिकाएं के आसपास पाई जाती है। तो यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी के आसपास पाई जाती है। अच्छा आप हमको बताइएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बता सकते हैं आप सभी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। और एक बताइएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बता सकते हैं आप सभी, आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ये दो क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? सबसे पहले ये समझिए कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939। कल चला कब तक था? 1945 तक ये युद्ध चला था। कितने वर्ष तक? कुल 6 वर्ष तक चला था। पहला वाला 4 वर्ष तक चला था, 14 से लेकर 18 तक, याद रखिएगा आप सभी। आपको पता है वर्साई की संधि का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे आप सभी, उसी के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। तो सबसे अंत में जो पराजित हुआ था वह आपका जापान हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए अमेरिका के द्वारा जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था एक 6 अगस्त को, ठीक है, एक 6 अगस्त को गिराया गया था, इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहां पर? हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरा गिराया गया था आपका 9 अगस्त को, याद रखिएगा आप सभी। और ये 9 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ये दोनों पर जब परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, उसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर दिया था और यहां से जो है कि कह सकते हैं दूसरा विश्व युद्ध आपका समाप्त हो गया था। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में जरूर याद रखिएगा आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो आपको कई बार बताएं कि इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। बात समझे आप सभी। और इसका पहला अध्यक्ष यहां से पूछा गया है आप सभी से। तो पहला अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में ही पहला अध्यक्ष बना था। जबकि 1886 की बात किया जाए जब इसका अधिवेशन होता है तो इस समय आपका दादा भाई नौरोजी जो है यही आपका अध्यक्षता करता है। और उसके बाद फिर आपका बदरुद्दीन तैयबजी बनता है जो पहला आपका मुस्लिम अध्यक्ष था। और उसके बाद चौथी बार जो होता है आपका, याद रखिएगा आप सभी, देखिए ये 86 में हुआ, बदरुद्दीन तैयबजी 87 में बनता है। और उसके बाद आप सभी कह सकते हैं 1888 में आपका जॉर्ज यूले बनता है जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगा हुआ है? तो देखिए समुद्री तट रेखा की बात किया जाए तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और इसी जगह गोवा है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये केरल वाला सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि कुल 9 राज्य जो है आपका समुद्री तट से लगा हुआ है। अगला है अल्बुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो ये आपका अल्बुकर ने बीजापुर के सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो उसी से इसने गोवा को छीना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए अल्बुकर कौन था? तो ये पुर्तगाली वाइसराय था अल्बुकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ये राइट आंसर होगा। अगला है देखिए पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत कौन आया था? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप सभी, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अंग्रेज कह सकते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी में ही आता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना होता है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो ये आपका रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपसे जानते हैं, बताइए किससे संबंधित है फ्लेमिंग? चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर, ध्यान रखिएगा सांभर, ये आपका किस राज्य में है? सांभर जो है ये स्थलबद्ध झील है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि चारों तरफ से स्थल से बना हुआ है और ये खारे पानी की झील है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यही क्वेश्चन आपसे से खारे पानी की तटीय झील की बात किया जाए कि बताइए सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जो है, खारे पानी की तटीय झील, ध्यान रखिएगा आप सभी, तटीय झील जो है ये आपका कौन है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? उड़ीसा।
तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो देखिए संघवाद की प्रक्रिया की बात किया जाए तो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, कोई बता सकते हैं क्या? कनाडा। यही संघवाद यानी कि संघीय व्यवस्था को। ऑस्ट्रेलिया से क्या बताए थे कि समवर्ती सूची लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि करनाल वट एक बीमारी है। तो देखिए करनाल वट ये आपका गेहूं का एक बीमारी है, डी राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी कार का अग्द्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पर अग्द्वीप की बात किया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं? जो आपका कार का हेडलाइट होता है उसमें बात किया जा रहा है। तो आपको कई बार बताएं कि कार का हेडलाइट में हम सभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि ये आपका जो मिरर जो गाड़ी के सामने होता है ड्राइवर के पास, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है, जबकि आपका अवतल दर्पण ये छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण से डॉक्टर भी इसका प्रयोग करता है चिकित्सा के लिए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने किया था, और ये कब किया था? तो याद रखिएगा 1951 में, डेट को याद रखिएगा आप सभी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। इसके अलावा लोहा का भी उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि झारखंड भी काफी फेमस है बॉक्साइट के लिए। तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो एमपी मध्य प्रदेश करता है, जबकि सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो देखिए इससे पहले वाला सेट में आपको बताए थे कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी को हम सभी वृद्ध गंगा कहते हैं। अच्छा हीराकुंड बांध जो है ये कहां पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो देखिए अरावली हो जाएगा जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और उसके बाद एक विंध्य श्रृंखला है, इसके मध्य में कौन सा पठार है? तो ये एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, इसके बीच में मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा। छोटा नागपुर ये झारखंड वाला क्षेत्र में है, तो ये मालवा का पठार इसका राइट आंसर होगा। पर्यायद्वीपीय भारत तो आपको पता है जो दक्षिणी भारत है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिका कांग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिका कांग जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सी सोम है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये आपका तीनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डैश के कारण वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है। जो वृद्ध व्यक्ति यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो इसमें प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है, ये किसके कारण से है? तो याद रखिएगा आप सभी थाइमोसिन के उत्पादन में कमी के कारण से। एग्जैक्ट प्रश्न को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थाइमोसिन के उत्पादन के कमी के कारण वृद्ध व्यक्तियों में क्या होता है? प्रतिरक्षा अनुक्रिया कम हो जाती है। चलिए अगला है काकरापार परमाणु शक्ति ऊर्जा केंद्र जो है ये कहां पर अवस्थित है, बता सकते हैं कोई? काकरापार परमाणु ऊर्जा शक्ति जो है ये कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए आंसर दिया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा है? केंगा कर्नाटक में है। तमिलनाडु में कौन सा है? एक कल्पक्कम एक कुडनकुलम है तमिलनाडु में, याद रखिएगा आप सभी। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? यानी कि यूपी में नरोरा है, याद रखिएगा आप सभी। इतना सा फैक्ट को एक प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? चलिए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या है? यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात किया जाए तो ये आपका कैलिडोस्कोप जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मृग तृष्णा जो चमकता है ये आपको दिखाई देता है। हीरे की झिलमिलाहट या चमक ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है, बात समझे, जबकि ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ही था ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कचारी जनजाति कहां पर निवास करती है? देखिए अगर जनजाति की बात किया जाए तो कचारी जनजाति जो है ये असम में निवास करती है, याद रखिएगा। यहीं पर आपको गारो, खासी, जैंतिया वाला भी जनजाति देखने के लिए मिलता है। अच्छा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला भील, दूसरा गोंड, तीसरा कौन सा हो जाएगा? संथाल जनजाति, याद रखिएगा।
बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। अगला क्वेश्चन है कि रघुवंश के लेखक कौन है। क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर कीजिए फ्रेंड आप सभी। कालिदास, याद रखिएगा आप सभी, कौन है, कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। संस्कृत के महान कवि थे अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी की रचना है। अगला है चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति को लेके गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको लेके गए थे, एक हम ले गए, और दोनों में बात कर रहे हैं, पर हम आपको कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे। बताइए यहाँ किस कारण से ऐसा होता है। क्या चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देता है, या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो आपसे कह सकते कि भैया जी जो अभी आप बोले ना कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण हम आवाज एक दूसरे का नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। देखिए 7 टापुओं का नगर भारत की बात किया जाए तो ये आपका मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। 7 द्वीपों से मिलकर बसा हुआ आपका शहर है मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये आपका पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य बला, तो ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये अमेरिका में 1917 से दिया जाना शुरू किया गया था, यानी कि यूएसए में 1917 से दिया जाना शुरू किया गया था पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर अवस्थित है। देखिए भाभा वाला जो है ये आपका कहां पे है, ट्राम्बे, जो मुंबई में पड़ता है, यहीं पर आपका अवस्थित है, याद रखिएगा। भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। तो देखिए सबसे हल्का कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर बात किया जाए कि जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो देखिए लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक हो जाएगा कार्बन 14, याद रखिएगा। कार्बन 14 की मदद से लकड़ी की आयु ज्ञात कर सकते हैं कि यह कितनी पुरानी लकड़ी है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतिसार, ये आपका जल जनित रोग है। इसके अलावा कह सकते हैं हैजा, जल जनित रोग है। पेचिस भी, याद रखिएगा आप सभी, पेचिस जो होता है ये भी होता है। और आपका टाइफाइड, याद रखिएगा आप सभी, टाइफाइड ये भी आपका जल जनित रोग है। अच्छा विषाणु से होने वाला रोग क्या क्या है, या पता है आप सभी को, विषाणु से यानी कि वायरस से, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ये क्या है, विषाणु से। जो आपसे कोविड-19 देखे थे, विषाणु से। जुकाम जो होता है विषाणु से होता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, लद्दाख में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। लद्दाख आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझे आप सभी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो देख रहे हैं, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम सुने हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप हमको ये बताइए कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, सिर्फ ये बताइए आप सभी। रणथंभौर आपका राजस्थान में है और कन्हा आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कन्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में है। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझिए, अगर इस वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी से अगर बाहर फेंक दिया जाए तो वो पुनः वापस नहीं लौट पाता है पृथ्वी पर। अगला है कि बेदियार पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर अवस्थित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप सभी। देखिए बेदियार पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा आप सभी। और ये एशिया का सबसे पुरानी पक्षी अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1798 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। और ये 1956 में ट्राम्बे में शुरू किया गया था, जो अभी बताए थे आपको ट्राम्बे के बारे में, वहीं पर शुरू हुआ था।
अगला है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया गया है, तो ये आपका कोसी बैराज पर हुआ, याद रखिएगा। आपसे कोसी को हमसे बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है और हिंदी का प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। देखिए अंतस्थ वर्ण की बात किया जाए तो यह आपका या, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, बात समझे। अच्छा, संयुक्त वर्ण कौन कौन सा होता है? अक्ष, त्र, ज्ञ, ये असंयुक्त वर्ण होता है। अगला है बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो बाघ का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? बाघिन, बात समझे। सॉरी, ये वाला होगा बाघिन, छोटी ई का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन में ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है, ठीक है, ये किस प्रकार का क्रिया है? क्रिया दो याद रखिएगा आप सभी, साकर्मक और आकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर क्या का उच्चारण कीजिए, ठीक है। अगर सवाल का जवाब मिल गया तो आपका आंसर साकर्मक क्रिया होगा, अगर नहीं मिला तो आकर्मक क्रिया होगा। तो यहाँ पर आप सभी क्या का प्रयोग कीजिएगा? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है पता है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, पर क्या उड़ रही है? क्या पंख उड़ रही है? पंख उड़ रही है, जवाब नहीं मिला आपको, ठीक है। पंख उड़ रही है, नहीं, गलत बात। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है नहीं पता हमको, तो ये क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर यही कहते हैं कि राम खा रहा है, ठीक है, राम क्या कर रहा है? खा रहा है, या कह सकते हैं कि राम क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है। तो यहां पर आप उच्चारण कीजिए, क्या? राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है पता है? कुछ भी पता नहीं है, तो आकर्मक क्रिया होगा। अगर यही कहते कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पर अब देखिए क्या का उच्चारण कीजिएगा कि राम क्या पढ़ रहा है? तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहां पर जवाब मिला हमको, ठीक है, तो ये साकर्मक क्रिया होता है। तो उड़ रही है क्या है? ये आकर्मक क्रिया है। यही कह सकते हैं कि सीता हंसती है, क्या हंसती है? दांत हंसती है, गलत बात, यहां पर आकर्मक क्रिया होगा। अगला है निम्न में से महाप्राण कौन सा होगा? देखिए एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, पता है आप सभी को। एक अल्पप्राण एक महाप्राण हो जाएगा, तो जो क देख रहे हैं ये क्या है? अल्पप्राण है, बात समझे। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, ये सभी आपका अल्पप्राण होगा। उसके बाद दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो क के बाद क तो नहीं होगा, उसके बाद बच गया ख होगा, ख के बाद ग नहीं होगा, घ होगा। तो देखिए ख और घ, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन है कि टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए टोपी शब्द का बहुवचन होगा टोपियां, याद रखिएगा आप सभी, टोपियां। यहां पर देखिए आंसर का प्रयोग है, आंसर का प्रयोग नहीं, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक है, टोपियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जहां पर भी बहुवचन लगेगा वहां पर सिर्फ यहां लगा दीजिएगा आंसर वाला, तो आपका राइट आंसर होगा, बात समझे। बहुवचन बना सकते हैं। काल के कितने वेद होते हैं? तो काल के 3 वेद होते हैं, आसान है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होते हैं। चले अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? देखिए उपसर्ग की बात किया जाए तो किसी भी शब्द के आगे लगता है, अति हो गया, अनु हो गया, ठीक है, अनु हो गया, ये सभी उपसर्ग शब्द हैं। जबकि अ जो देख रहे हैं ये उपसर्ग नहीं है, अब भी उपसर्ग है, ठीक है, तो ये सभी उपसर्ग है, जबकि अ उपसर्ग नहीं है। चले अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अलंकार। आपके सब्जेक्ट में मेंशन है, ठीक है, सिलेबस में कि अलंकार पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए आपको एक चीज हम आपको बताए थे पहचानने के लिए, जहां पर भी आपको मानो शब्द हो गया या मनहु हो गया, या आप याद रखिएगा कि मान हो गया, ठीक है, ये प्रकार शब्द जहां देखने के लिए मिले ना, वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देना है, बात समझे आप सभी। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन है कि अप्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए प्रत्यय भी किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो इनमें से बताना है कि किसमें अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक बार आप सभी उच्चारण करके देखिए, लहर, इसमें आ है नहीं है, कुम्हार, उसके बाद ठकुरा, ठकुरा, इसमें आ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ठकुरा, यहाँ पर आ नहीं है, बाद में र है, तो यहाँ आ नहीं है, यहाँ पर आपका ठकुरा में आपका आ लगा हुआ है पीछे में,
तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा ठकुरा में, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। देखिए छंद का सबसे पहले उल्लेख पिंगल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा, पिंगल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है। तो देखिए दोहे का उल्टा होता है सोरठा, याद रखिएगा। 11-13 मात्रा होता है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए। 11-13, 13-11 का मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का संधि विच्छेद आपको बताना है। नाभिक का क्या हो जाएगा, 9 धन 1 होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो कहाँ ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है कि राजा के महल में कौन सा समास है। सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए आप सभी। समास विग्रह क्या होगा, राजा के महल होगा, ठीक है, राजा के महल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो के देख रहे हैं ये क्या आपका कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति है ना, जितने भी कारक विभक्ति हैं, ठीक है, वो सभी तत्पुरुष समास में यूज होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा।